कल सुबह अगर आप उठकर फोन खोलो और न्यूज में लिखा हो वर्ल्ड वॉर 3 ऑफिशियली शुरू हो गया तो क्या होगा? क्या दुनिया वैसे ही रहेगी या फिर क्या 1945 के बाद का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है? क्योंकि आज दुनिया के कई बड़े देश एक दूसरे के सामने खड़े हैं और सिर्फ एक गलती पूरी दुनिया को आग में धकेल सकती है। ये आखिर वर्ल्ड वॉर है क्या रीजन था इसका? ये वार 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। कई सालों से इजराइल और अमेरिका को डर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। ईरान यूरेनियम एरिचमेंट कर रहा था, बैलिस्टिक मिसाइल भी बना रहा था। इसलिए इजराइल को लगा कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बन गया तो मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर हो जाएगा। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट ने मिलकर ईरान पर बड़ा अटैक किया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन लाइनस रोअर। तेहरान, इस्फहान, क्योम जैसे शहरों पर मिसाइल और एयर स्ट्राइक हुआ। कुछ रिपोर्ट में बताया गया कि अटैक में ईरान के कई बड़े लीडर्स मारे गए। अटैक के बाद तुरंत ईरान ने रियलाइजेशन किया कि इजराइल पर मिसाइल, मिडिल ईस्ट में यूएस बेस पर अटैक, कई गुल्फ देशों पर ड्रोन स्ट्राइक। इससे पूरा रीजन वार जोन बन गया। वार के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस आया स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टेंट ऑयल रूट है। ईरान ने यहाँ शिप को वार्निंग दी और कई टैंकर्स पर अटैक हुआ। इससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई भी खतरे में पड़ गई। ईरान का एली हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट चलाने शुरू कर दिए। इससे वॉर और बड़ी हो गई और लेबनान भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गया क्योंकि इसमें इनडायरेक्टली बड़े बड़े देश शामिल हो गए। यूनाइटेड स्टेट, इजराइल, ईरान, गुल्फ कंट्रीज, रशिया और चाइना पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे थे। अगर ये वॉर बड़ी हो गई तो वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन बन सकती है और इसी कारणों से शुरू हुआ था अभी का जो ये वर्ल्ड वार चल रहा है। स्टोरी में दुनिया ने 2 बार वर्ल्ड वार देखा है, एक 1914 में और दूसरा 1939 में, और दोनों ही बार एक छोटी सी टेंशन से शुरू हुए थे लेकिन खत्म हुए लाखों लोगों की मौत के साथ। आज 2026 में फिर से दुनिया में टेंशन बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट, यूरोप, एशिया, कई जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसलिए बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या वर्ल्ड वार 3 शुरू होने वाला है? वर्ल्ड वार का मतलब सिर्फ 2 देशों में वार नहीं। जब दुनिया के कई पावरफुल देश अलग अलग अलायंस में बात करके एक दूसरे से लड़ने लगते हैं तब उसे वर्ल्ड वार कहते हैं। जैसे पहले हुआ था, एक साइड अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और दूसरी साइड जर्मनी, इटली, जापान। अगर आज ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर वेपन की वजह से नुकसान 100 गुना ज्यादा हो सकता है। आज दुनिया में कई जगह पर मिलिट्री टेंशन बढ़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट में ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में टेंशन बढ़ता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अपनी नेवल पावर बढ़ाई है और नए वॉरशिप डिप्लॉय किए हैं। इसी वजह से अमेरिका भी अपनी नेवी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इंडियन ऑक्शन में भी कई कंट्री अपने प्रेजेंस बढ़ा रही है। ये सब एक सिग्नल है कि दुनिया के बड़े देश फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है चाइना। चाइना दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री में से एक है। अगर किसी बड़े वार में चाइना किसी साइड पर खड़ा हो गया तो पावरफुल बैलेंस कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। चाइना की नेवी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटी दुनिया की सबसे डेंजरस मिलिट्री पावर में गिनी जाती है। इसीलिए ये कहते हैं कि अगर चाइना किसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया तो सिचुएशन वर्ल्ड वार जैसी बन सकती है। इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में है क्योंकि इंडिया के पास पावरफुल आर्मी, न्यूक्लियर वेपन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडियन ऑक्शन दुनिया के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में से एक है। इसलिए अगर कभी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडिया की स्ट्रेंथ को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट मोमेंट याद करना जरूरी है। पीजे अब्दुल कलाम, उनको नासा की तरफ से ऑफर आया कि आप हमारे लिए काम करो, लेकिन वो नासा गए काम करने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए। वहाँ की सैटेलाइट, मिसाइलें कैसे काम करती है, उनकी सैटेलाइट कब भारत पे से गुजरती है, कब नहीं, ये सब देखकर वो वापस भारत आए और साल 1998 में इंडिया ने सीक्रेटली न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस मिशन को लीड कर रहे थे इंडिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम और उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। इंडिया कंडक्टेड 3 अंडरग्राउंड nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. इंडिया ने राजस्थान के पोखरण डेजर्ट में न्यूक्लियर टेस्ट किए और ये टेस्ट कब किए गए? एपीजे अब्दुल कलाम को पता था कि इंडिया पे कब उनकी सैटेलाइट आती है और कब नहीं। अमेरिका की जब सैटेलाइट नहीं आती थी तब वो फटाफट से न्यूक्लियर टेस्ट का काम शुरू कर देते थे और जब सैटेलाइट घूम के इंडिया पे आती थी तब ऐसा कर देते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना सीक्रेटली ऑपरेशन किया था कि दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी पता नहीं चला था। उस दिन के बाद इंडिया ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन गया और दुनिया को मैसेज मिल गया। India conducted a series of nuclear explosive tests, reminding us that technology is not always. इंडिया को इग्नोर करना इजी नहीं है और अब्दुल कलाम ने नासा की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था और कहा था कि उनका सपना है कि इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाना। परीक्षण के मामले में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया था, मैं सारा चिट्ठा सदन के सामने रख सकता हूं। एक बार परीक्षण करने के लिए गड्ढा खोद दिया गया था, सुरंग तैयार हो गई थी, परीक्षण की तिथि तय हो गई थी, ऐन वक्त पर परीक्षण को रद्द कर दिया गया क्योंकि विदेशी दबाव था।
इसी डिसीजन की वजह से आज इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। वार में सबसे बड़ा नुकसान सोल्जर्स का नहीं बल्कि सिविलियंस का होता है। स्टोरी में जितने भी वार्स हुए लाखों इनोसेंट लोग मरे हैं। बड़े बड़े सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है और जनरेशन तक लोग सफर करते हैं। इसलिए दुनिया के लीडर अक्सर वॉर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सच ये भी है, अगर कभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुआ तो शायद ट्रेडिशनल वार नहीं होगा, वो हो सकता है साइबर वॉर, AI वॉर, स्पेस वॉर या न्यूक्लियर वॉर। और अगर न्यूक्लियर वेपन यूज हुए तो दुनिया का फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। क्या इंसान स्टोरी से कुछ सीखेगा या फिर तीसरा वर्ल्ड वॉर भी होगा? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको स्टोरी और पॉलिटिक्स के ऐसे एनालिसिस वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी खतरनाक होने वाली है।